वो तो हमारा आज का जो मैथ का प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि रामू की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु की आधी है। तो 10 वर्ष पहले रामू की आयु पिता की आयु से तिहाई थी, तो रामू की वर्तमान आयु क्या है। पहले जो है हम लोग क्वेश्चन ठीक से समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्या बोल रहा है कि रामू की वर्तमान आयु जो है उसके पिता की आयु की आधी है, ठीक है। तो 10 वर्ष पहले रामू की आयु पिता की आयु से तिहाई थी, तो रामू की वर्तमान आयु क्या है। तो हम लोग को जो पूछ रहा है वो रामू की वर्तमान आयु पूछ रहा है, और हम लोग को दिया हुआ क्या है, हम लोग को दिया हुआ है कि जो उसका रामू का जो अभी वर्तमान का मतलब आयु या एज है वो उसके पिता का आधा है, पिता के आयु का आधा है। और 10 वर्ष पहले जो है उसके पिता का 3/3 जो था उसका रामू का आयु था। तो चलिए देखो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हमारा सॉल्यूशन है, हम लोग मान लिए माना रामू की वर्तमान आयु x है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होनी चाहिए 2x, क्योंकि हम लोग को दिया हुआ था क्या कि रामू की आयु वर्तमान आयु जो है वो पिता की वर्तमान आयु की आधी है, यानी कि आधी है, यानी कि रामू की आयु जितनी रहेगी उसकी पिता की आयु उसकी डबल हो जाएगी। तो वही हमने किया है, रामू की आयु मान ली हम लोग x, तो पिता की आयु वर्तमान आयु कितनी हो गई 2x। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि वो क्वेश्चन जो बोला था कि आधी है, तो 2x का आधी कितनी होगी x होगी। तो वही बात इधर से अगर देखा तो यही बात पड़ा, और उधर आधी करें तो उधर से भी यही बात पड़ रहा है। अब आगे हम लोग को क्या बोला था कि 10 साल पहले, यानी कि 10 साल पहले रामू का आयु कितना होगा 2x - 10 होगा, वही किए हैं। और उसके पिता का आयु कितना होगा 10 साल पहले 2x - 10 होगा, तो वही हम लोग यहाँ किए हैं। वो क्या बोल रहा है तिहाई है, यानी कि जो रामू की आयु थी 10 वर्ष पहले वो रामू की पिता की आयु की तिहाई थी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बोला है रामू की 10 वर्ष पहले जो आई थी उसके पिता की 10 वर्ष पहले की आयु की तिहाई थी। तो वही हम लोगों ने यहाँ किया है, ये किया। अब हम लोगों ने इसे जब सॉल्व कर दिया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये 3x - 30 हो गया इक्वल टू 2x - 10 हो गया। तो यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू निकल गया 20 ईयर्स। और हम लोग x किसका माने थे, रामू का वर्तमान आयु माने थे x ईयर्स। और हम लोगों को पूछा क्या था कि रामू की वर्तमान आयु क्या है, तो हम लोग को x का वैल्यू कितना निकल गया 20, यानी कि इसका करेक्ट आंसर वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 20 ईयर्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन हमारा है, दो व्यक्ति एक स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा व आधा किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, तो 30 मिनट बाद उनमें बीच की दूरी क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है कि दो व्यक्ति एक स्थान कोई भी एक पॉइंट से विपरीत दिशा में चलता है, यानी कि एक इधर चल रहा है और एक इधर चल रहा है। और एक जो चल रहा है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, और एक जो चल रहा है वो आधे किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। तो पूछ रहा है 30 मिनट, 30 मिनट यानी कि आधा घंटा बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए हम लोगों ने यही किया है, मान लिया एक पॉइंट है, इधर है एक चल रहा है, ये चल रहा है, इधर जो है वो बी चल रहा है, और ये चल रहा था वो चल रहा था 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और जो बी चल रहा है वो आधा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। तो हम लोग को टाइम कितना दिया हुआ 30 मिनट। तो 30 मिनट में ये जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 30 मिनट में ये जो है वो 1 किलोमीटर जाएगा। सिंपल से सोचने वाली बात है, 2 किलोमीटर जो है वो 1 घंटे में चल रहा है, तो आधे घंटे में 30 मिनट यानी कि आधे घंटे में वो कितना जाएगा 1 किलोमीटर जाएगा। 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। और हमारा बी जो था, बी वो कितना चल रहा था, आधा किलोमीटर चल रहा था 1 घंटा में, तो आधा घंटा में कितना चलेगा, आधा किलोमीटर 1 घंटा में चल रहा था, तो आधा घंटा में कितना चलेगा। तो आधा घंटा में सीधा सीधी है कि आधा किलोमीटर का आधा चलेगा, यानी कि 250 मीटर चलेगा। 250 मीटर यानी कि 1/4 किलोमीटर जो है वो चलेगा। तो वही हम लोगों ने यहाँ सॉल्व किया है, जो बी जो चलेगा वो 1/4 किलोमीटर चलेगा, यानी कि 250 मीटर चलेगा। अब बी जो है वो इधर आधा घंटा में आ गया 250 मीटर, और ये जो था वो इधर आ गया आधा घंटा में 1000 मीटर। अब पूछ रहा है कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रह जाएगा, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो हम लोगों ने जब दोनों को ऐड कर दिया, यानी कि 1000 मीटर और 250 मीटर दोनों को जब ऐड कर दिया, तो इसका करेक्ट आंसर जो निकल गया वो हम लोगों का निकल गया 1250 मीटर, यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो हो जाए ऑप्शन ये 1250 मीटर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 125 रुपये है, यदि 8% छूट देता है तो विक्रय मूल्य क्या है। हम लोग को क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 125 रुपये, यानी कि कोई मतलब वस्तु है उसका दाम 125 रुपये है, यदि उस पर 8% का छूट दिया जा रहा है तो वो जो दुकानदार है उसको वो कितना रुपये में बेचेगा। यानी कि पहले उस पर जो MRP लगा हुआ था 125 रुपये का लगा हुआ था, तो 8% का उस पर डिस्काउंट दे रहा है, तो पूछ रहा है कि उसको मतलब दुकानदार जो है वो कितना रुपये में बेचेगा। तो हम लोग सीधा क्या जानते हैं कि टोटल कितना परसेंट होता है, 100% होता है। अब इसमें ये क्या कर रहा है 8% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 8% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि ये बेच रहा है कितना में, तो 100 - 8 यानी कि 92% में इसको बेच रहा है। तो 92% में, तो वही हम लोगों ने सॉल्व किया था कि 100% जो टोटल था उसका दाम कितना था 125 रुपये, और ये बेच रहा था कितना 92% में। तो 92% का टोटल का दाम हम लोग को निकालना है, तो 92% टोटल का दाम एक इसी तरह से निकाल देंगे, वो 125/100 गुना 92 कर देंगे, तो हम लोग को जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा 115 रुपये, यानी कि 8% डिस्काउंट देने के बाद वो जो बेचेगा वो 115 रुपये में बेचेगा। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 115 रुपये। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो परिधि है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वृत्त का व्यास दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे और फिर इसका परिधि डायरेक्ट फार्मूला बैठा के इसका परिधि निकाल लेंगे। तो देखिए व्यास को हम लोग डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर दिया हुआ है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको डी से डिनोट करते हैं। तो हम लोग इसका त्रिज्या या फिर रेडियस जो है वो निकाल लेंगे। तो 14/2 ये डायमीटर जो होता है वो ये होता है, त्रिज्या ये आधा वाला होता है, यानी कि ये हम लोग को 14 दिया हुआ है, तो इसका जब त्रिज्या निकालना पड़ेगा तो 14/2 आधा कर देंगे। तो जब हम लोग आधा कर दिए तो जो हम लोग का त्रिज्या निकल गया वो 7 सेंटीमीटर निकल गया। हम लोग का परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr
आर यानी कि 2 पाई गुना त्रिज्या। तो त्रिज्या हम लोग वही कर दिए 2 गुना 22/7 गुना और त्रिज्या हम लोग का 7 था। तो यहाँ से फिर इसको जब सॉल्यूशन किया तो हम लोग का जो आंसर निकल गया वो 44 सेंटीमीटर निकल गया। यानी कि करेक्ट आंसर इसका जो है वो है ऑप्शन ये 44 सेंटीमीटर। तो विड्थ का परिधि पूछा था तो परिधि हम लोग का निकल गया 44 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक लड़के के 9/11 प्रायिकता पास होने की है तो उसके फेल होने की प्रायिकता क्या है। एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन यानी कि प्रायिकता का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मतलब उसका फेल होने का पास होने का प्रायिकता जो है वो दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि फेल होने का प्रायिकता क्या है। तो हम लोग टोटल क्या जानते हैं, टोटल कोई भी मतलब किसी भी तरह का अगर प्रायिकता आपको पूछा जाए तो मतलब टोटल जो पास होने का या फेल होने का टोटल प्रायिकता हमेशा 1 होता है। तो हम लोग को पास होने का प्रायिकता जो है वो दिया हुआ है, तो फेल होने का प्रायिकता क्या होगा, टोटल प्रायिकता में पास होने का प्रायिकता जो है वो घटा देंगे पास होने का प्रायिकता, तो हम लोग को फेल होने का प्रायिकता निकल जाएगा। तो टोटल प्रायिकता हम लोग को कितना होता है 1 होता है, उसी में हम लोग क्या किए हैं 1 में जो है वो पास होने का जो प्रायिकता था उसको घटा दिए, तो हम लोग को क्या निकल गया फेल होने का प्रायिकता निकल गया। सॉरी यहाँ गलत हो गया, यहाँ फेल होने का प्रायिकता होगा, फेल होने का प्रायिकता। तो हम लोग को फेल ये घटा दिए तो हम लोग को निकल गया फेल होने का प्रायिकता। तो 1 माइनस टोटल था हमारा और 9/11 हम लोग को पास होने का प्रायिकता दिया हुआ था, तो हम लोग को क्या निकल गया 2/11 जो है हम लोग का वो निकल गया फेल होने का प्रायिकता। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2/11। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेक 45 डिग्री का मान है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एकदम, ये आपको मुंह पे याद होगा, एकदम फार्मूला वाला क्वेश्चन है कि सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है। सेक 45 डिग्री का मान है √2 होता है, √2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप या फिर आपका एक और ठीक मैं बता देता हूँ निकालने का, अगर आपको cos 45 का भी मान याद है तो cos 45 का मान होता है 1/√2 और सेक इक्वल टू क्या होता है, सेक इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1/cos। तो हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं ना सेक 45 डिग्री, तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा फार्मूला से सेक 45 डिग्री इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं ना 1/cos 45 डिग्री, 1/cos 45 डिग्री यानी कि 1/1/√2 cos 45 का वैल्यू रख दिए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि सेक 45 का वैल्यू हम लोग यहाँ से भी निकल गया √2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा √2। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, एकदम बहुत आसान है। इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर में और इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देना। तो वही हम लोगों ने क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और फिर इसको जो है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिया, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में और a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिया, तो देखिए ये क्या हुआ, ये हमारा जो 2 sin थीटा cos थीटा था ये यहाँ प्लस में आ रहा था, यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा ये माइनस में आ रहा था, तो ये दोनों कैंसल आउट हो गया। अब हम लोगों ने पहले फार्मूला पढ़ा था कि sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो वही हम लोगों ने 1 किया और यहाँ भी हम लोग को वही टर्म मिल रहा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू 1 होता है, तो दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 2 आ गया। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया वो हो गया 2, ऑप्शन ये। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत पर बैठे एक व्यक्ति का इमारत के पाद से 10 मीटर दूर एक बिंदु से अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो इमारत की ऊंचाई है। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे तो सबसे पहले आप इसका फिगर ड्रॉ कीजिए। अगर आप इसका फिगर ड्रॉ करना सीख जाते हैं तो फिगर ड्रॉ करने के बाद आपका इसका सॉल्यूशन बहुत ही ईजी हो जाएगा, और बिना फिगर ड्रॉ किया आप इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। फिगर ड्रॉ करने के बाद सॉल्यूशन बहुत ईजी हो जाता है। चलिए हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। क्या बोल रहा है, एक छत पर बैठे एक व्यक्ति का इमारत के पाद से 10 मीटर दूर एक बिंदु से, हमने मान लिया एक ये इमारत है, यहाँ छत पर एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इमारत के पाद से 10 मीटर दूर, इमारत का पाद ये है, यहाँ से 10 मीटर दूर, 10 मीटर दूर एक बिंदु है। क्या बोल रहा है, बिंदु से अवनमन कोण 60 डिग्री है, यहाँ से जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री है। तो इमारत की ऊंचाई इसका जो है ये वो एंगल जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। तो छत इमारत की ऊंचाई क्या है, हमने इसको जो है वो h मान लिया। अब देखिए आपके सामने ये फिगर बना हुआ है, ये फिगर बना लिया हम लोग को, ये दिया हुआ है और हम लोग को ये निकालना है, ये बेस वाला जो है आधार का ये दिया हुआ है, तो हम लोग को लंब निकालना है। तो हम लोग यहाँ टेन थीटा का फार्मूला लगाएंगे। टेन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार जानते हैं ना, तो वही फार्मूला हम लोग लगाए हैं। तो लंब बटा आधार, तो लंब हम लोग को क्या है h है और आधार कितना है, ये आधार हम लोग का 10 दिया हुआ है। 1060 का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं √3 जानते हैं, तो h बटा 10 कर दिए। तो जब यहाँ से हम लोग का जो h का वैल्यू निकल गया वो निकल गया 10√3, यानी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10√3 मीटर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि टेन थीटा इक्वल टू 3/4 तो सेक थीटा का मान है। टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो सेक थीटा का मान है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 10 क्लास में हम लोग बहुत ही इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। सब इसको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, हमने इस एंगल को थीटा मान लिया, तो इसके हिसाब से इस एंगल के थीटा से ये हमारा हो गया लंब, ये हमारा हो गया आधार, लंब को हम लोगों ने बोल दिया P, आधार को हम लोगों ने बोल दिया B बेस, और ये हमारा हो गया कर्ण, कर्ण हम हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को हम लोगों ने बोल दिया H। तो हम लोग क्या दिया हुआ है, टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं P बटा B, यानी कि लंब बटा आधार, ये टेन थीटा का फार्मूला होता है। तो टेन थीटा का वैल्यू 3/4, तो यहाँ से हम लोग को क्या क्या वैल्यू निकल गया, P का वैल्यू निकल गया 3 और B का वैल्यू निकल गया 4, यानी कि हम लोगों को इसका वैल्यू मिल गया, ये वैल्यू मिल गया, ये वैल्यू मिल गया, और हम लोग का ये थीटा दिया हुआ है और ये हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री। तो हम लोग ये निकाल सकते हैं, h निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम लोगों ने यही किया है, यहाँ से h जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दिया है। यहाँ h स्क्वायर होता है तो इधर आता है हम लोग का p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
तो वही पी का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 4। तो एच इक्वल टू ये स्क्वायर, इधर इसका जो एच का स्क्वायर था ये इधर जाके रूट चढ़ेगा, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो हम लोगों ने जब इसको सॉल्व किया तो वो निकल गया 5, एच का वैल्यू 5 निकल गया। अब हम लोगों से पूछा क्या था, हम लोगों से पूछा था कि सेक थीटा का मान। तो सेक थीटा हम लोग क्या जानते हैं, सेक थीटा इक्वल टू होता है h/b, यानी कि कर्ण बटा आधार जो है वो सेक थीटा होता है। तो हम लोगों को सबका वैल्यू पता है, एच का वैल्यू 5 पता है और आधार जो है बेस उसका वैल्यू 4 पता है। तो इसका करेक्ट आंसर सेक थीटा का क्या निकल गया, सेक थीटा का जो करेक्ट आंसर निकल गया वो निकल गया 5/4। 5/4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। और अगर आप पहले में मैंने बताया था कि एक चीज़ अगर आप भूल भी जाते हैं, सेक थीटा का फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो अगर आपको कोस थीटा का फॉर्मूला याद रहेगा तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कोस थीटा और सेक थीटा का एक रिलेशन है कि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/कोस थीटा। तो यहाँ से अगर आप कोस थीटा का भी वैल्यू निकाल देते हैं और उसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, यानी कि आपको जब कोस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा वो निकल जाएगा 4/5। तो आपको जब सेक थीटा का वैल्यू निकालना रहेगा तो 5 ऊपर चला जाएगा, इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए, आपको वहाँ से भी सेक थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं, और अगर आपको अभी भी कुछ क्वेश्चंस में डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं वो डाउट क्लियर करने का कोशिश करूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, तो आपको इसी तरह की वीडियो की अपडेट्स हमेशा मिलती रहे।